हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मॉडल फॉर्मुलेशन कि किस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम फॉर्मुलेशन करते हैं और किस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब भी वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होते हैं बट उनका जो मेथड होता है सॉल्व करने का मॉडल फॉर्मुलेशन में वो सेम ही होता है। अगर आप उस मेथड के हिसाब से चलोगे तो आप कोई किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, हल्का सा हम इसके बेसिक्स पे आएंगे और उसके बाद फिर डायरेक्टली क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि एलपीपी को जब आप फॉर्मुलेट करते हो तो आपको हमेशा 3 स्टेप्स का दिमाग में आपके होना चाहिए। 3 स्टेप। पहला स्टेप डिसीजन वेरिएबल। ओके, नाउ व्हाट इज डिसीजन वेरिएबल? इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली जब भी आपका क्वेश्चन मेंशन रहेगा उसी क्वेश्चन से आपको डिसीजन वेरिएबल निकालना है, उसी क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 है। एस नंबर 1, एस नंबर 2, एस मीन स्टेप, और एस नंबर 3 इज योर थर्ड स्टेप जो कि आपका कॉन्स्टेंट होता है। अब ये समझो कि हम क्वेश्चन से कैसे ये सारी चीज़ों को निकालेंगे क्वेश्चन के बेसिस पे। अब देखो, डिसीजन वेरिएबल इज बेसिकली दैट वेरिएबल विच विल डिसाइड योर आउटपुट, जो कि आपके पूरे आउटपुट को डिसाइड करेगा। ठीक है, कि आपका क्या आंसर होगा, क्या आपका आउटपुट जनरेट होके आएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली यहाँ पे आप अपने टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और जो टोटल प्रॉफिट होता है उस टोटल प्रॉफिट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? उस टोटल प्रॉफिट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड मीन्स टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब इस जेड के अंदर क्या आएगा? जेड के अंदर वही डिसीजन वेरिएबल्स आएगा जो कि आपके आउटपुट को डिसाइड करेगा। आई नो अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, बट जब तुम क्वेश्चन के साथ डील करोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 मिनट और वेट करो, इसको अच्छे से समझ लो बेसिक, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फिर तीसरा स्टेप है आपका कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका जो डिसीजन वेरिएबल है, आप जो फॉर्मुलेशन कर रहे हो उस डिसीजन वेरिएबल में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं या कौन कौन से लिमिटेशंस हो सकते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना है। ठीक है, अब इसमें लास्ट आता है स्टेप नंबर 4 भी आप कह सकते हो, या फिर आप उसको डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 में भी इंक्लूड कर सकते हो, जो कि आपका होता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी कि हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपके जो भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएंगे। यानी कि अगर मेरा डिसीजन वेरिएबल x1 है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। इसलिए हम ये वाले साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या 0 से बड़ा। डिसीजन वेरिएबल इज नेवर नेगेटिव, ये चीज हमेशा याद रखना। डिसीजन वेरिएबल, अगर चाहो तो इसको नोट कर लो, इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता है, चाहे आपका किसी भी तरीके का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहे। ओके, अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट X and Y which requires the following resources. The resources are the capacities machine M1, machine M2 and machine M3. The available capacities are 50, 25 and 15 hours respectively in the planning period. Product X requires 1 hour of machine 2 and 1 hour of machine 3. Product Y requires 2 hours of machine 1 and 2 hours of machine 2 and 1 hour of machine 3. Full stop. The profit contribution of product X and Y are rupees 4 and 5 respectively. जब भी एलपीपी का क्वेश्चन रहे आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो छोटा क्वेश्चन हो, हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ो। उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही तुरंत आपके दिमाग में आंसर्स फॉर्मुलेट होने लगेंगे। देखो, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करेंगे। क्या लिखा है? अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट X and Y।
यहाँ तक पढ़ लिए, यानी कि एक कंपनी है जो कि 2 प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें कि उसको कुछ रिसोर्सेज यानी कि कुछ मशीन्स की ज़रूरत हो रही है। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 उसके पास है, जिसमें मशीन 1 सिर्फ 50 घंटे चल सकता है, मशीन 2 25 घंटे चल सकता है, मशीन 3 15 घंटे चल सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स जो है उसको 1 घंटा मशीन 2 का चाहिए, 1 घंटा मशीन 3 का चाहिए, उसको मशीन 1 का रिक्वायरमेंट नहीं है। और वहीं पे प्रोडक्ट वाई जो है उसको 2 घंटा मशीन 1 का, 2 घंटा मशीन 2 का और 1 घंटा मशीन 3 का चाहिए। फिर ये दिया हुआ है कि दोनों अगर प्रोड्यूस किया जाए तो प्रोडक्ट एक्स से प्रॉफिट 4 रुपये का निकलेगा, प्रोडक्ट वाई से प्रॉफिट 5 रुपये का निकलेगा। तो हमको यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना है। सो सबसे पहले हम आपको बताए थे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो आपको 3 स्टेप का फॉलो करना है। अगर आप चाहो तो आप चारों स्टेप का फॉलो करो, बट अगर आप चौथा स्टेप नहीं लिखना चाहते हो सेपरेटली तो आप उसको थर्ड स्टेप में भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 में डिसीजन वेरिएबल। अब फिर से क्वेश्चन देखो, एक लाइन उसका फर्स्ट सेंटेंस, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। चलो ये हो गया क्लियर। अब इसका मतलब ये समझो कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मेरे लिए, वही मेरा डिसीजन वेरिएबल है, क्योंकि वही हमको मेरा आउटपुट जनरेट करके देगा, है ना। वही मेरा आउटपुट डिसाइड करेगा कि हमको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए प्रोडक्ट एक्स और वाई को, ताकि हम प्रॉफिट में रहें, हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो देखो डिसीजन वेरिएबल में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई हमारा डिसीजन वेरिएबल में रहेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्स को हम x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए जिससे आप रिप्रेजेंट करो। आप इतना बड़ा प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई लिखोगे आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप कोशिश करो कि डिसीजन वेरिएबल में जब भी आप बनाओ आप x1 x2 लेके चलो, एक्स वाई लेके चलो, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो लेके चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल में हमारा दोनों प्रोडक्ट होगा जो कि हमारे आउटपुट को डिसाइड करेगा। प्रोडक्ट एक्स को हम x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाई को हम x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे कि स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिटरमाइन करना है ना। तो देखो स्टेप नंबर 2 हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम आपको बताए थे कि आपको ये डिसाइड करना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा या फिर आपको टोटल कॉस्ट कितना होगा, आपको ये डिसाइड करना है किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब टोटल प्रॉफिट या टोटल कॉस्ट हमको कैसे पता चलेगा, तो वो आपको सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे ही पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है प्रॉफिट तो आपको प्रॉफिट लिख देना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट हमेशा इंसान क्या करता है, मैक्सिमाइज ही करता है। तो जब भी क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट रहा तो आप हमेशा जेड को, यानी कि टोटल प्रॉफिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। या टोटल कॉस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट मेंशन रहेगा या फिर आपके क्वेश्चन में कॉस्ट मेंशन रहेगा, दोनों एक साथ मेंशन नहीं रहता है जनरली। ठीक है, तो देखिए टोटल प्रॉफिट रहा तो आप जेड से उसको रिप्रेजेंट कीजिए, टोटल कॉस्ट रहा तो वो भी आप जेड से ही रिप्रेजेंट कीजिए, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। अब प्रॉफिट अगर है, किसी भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज होता रहे, है ना। क्या कोई चाहता है कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, नहीं, हमेशा चाहते हो कि क्या हो, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो जब भी आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट मेंशन रहेगा तो आप क्या करोगे, आप अपने जेड को यानी कि टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में कॉस्ट मेंशन रहेगा, अगर कोई बिजनेस है वो किसी भी चीज़ को खरीदने में उसका कॉस्ट लग रहा है तो वो चाहेगा ना कि उसको कम से कम कॉस्ट लगे, है ना। कोई भी बिजनेस चाहेगा कि उसको कम से कम कॉस्ट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो कॉस्ट को वो क्या करना चाहेगा, कॉस्ट को हमेशा वो मिनिमाइज करना चाहेगा, है ना। तो वो कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करेगा और प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करेगा। तो आपको इसी बेसिस पे हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉर्मुलेट करना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी प्रॉफिट लिखा है तो आप चुपचाप से समझ लो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, जेड मैक्सिमाइज। अगर क्वेश्चन में आपका कॉस्ट लिखा है तो आप आराम से समझ लो कि आपका आंसर में क्या होगा, जेड मिनिमाइज। जेड का मतलब टोटल प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, नथिंग एल्स। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप बस इतना समझ लोगे तो। देखो ध्यान से क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको सबसे पहले लिखना है जेड, जेड का मतलब टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल कॉस्ट। ओके, अब क्वेश्चन में देखो आपके प्रॉफिट लिखा है या फिर कॉस्ट लिखा है, तो
क्वेश्चन में आपके मेंशन्ड है सेकंड लास्ट लाइन में, देखो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें प्रॉफिट मिल रहा है 4 रुपये का और 5 रुपये का। यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट में आप क्या करते हो, मैक्सिमाइज करते हो। तो आप क्या लिखोगे, जेड मैक्स। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट रहता तो आप जेड मिन करते, बट क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो आप जेड मैक्स कर रहे हो इक्वल्स टू प्रॉफिट कितने का दे रहा है। देखो x1 जो है हमारा प्रोडक्ट x, जिसको हम x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमको 4 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, और x2 हमारा प्रोडक्ट y जो है वो 5 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। यानी कि 4 रुपये का प्रॉफिट x1 दे रहा है हमारा प्रोडक्ट x, और 5 रुपये का प्रॉफिट x2 दे रहा है हमारा प्रोडक्ट y। तो हमारा z मैक्स कितना हो जाएगा, z मैक्स विल बी इक्वल्स टू 4x1 प्लस 5x2। कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखना है, बस इतना लिख के छोड़ दो और कुछ भी नहीं। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट्स थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आप उसको एक टेबल के थ्रू बनाओगे तो आपके लिए कांस्टेंट भी बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। कोशिश करो हमेशा कि आप एक छोटा सा टेबल बना लो और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। अभी हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। चलो, तो टेबल हमारा बन गया। अब हम इसका अलग अलग रोज और कॉलम्स बना ले रहे हैं। अब एज पर द क्वेश्चन हम लिखेंगे। सबसे पहले देखो क्या क्या है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई है। तो प्रोडक्ट एक्स और वाई है, इसका मतलब कि हम ये हमारा x1 हो गया और एक हमारा x2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है मशीन्स हैं, 3 डिफरेंट मशीन्स है। तो हम मशीन के जगह पे M1 M2 और हमको एक और बनाना पड़ेगा M3 के लिए। तो ये हमारा M3 हो गया। ठीक है, आई होप कि कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या लिख रहा है कि मशीन 1 अवेलेबल कैपेसिटीज दे दिया है तीनों का, मशीन 1 2 3 का 50 25 और 15 आवर्स। तो चलो ये भी लिख देते हैं, कैपेसिटी 50 25 और 15 आवर्स का कैपेसिटी है तीनों मशीन का। देखो मशीन 1 का यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं, मशीन 2 का यहाँ पे लिखे हैं, मशीन 3 का उसके साइड में लिखे हैं। तो आपको डाउट भी नहीं होगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि ज़्यादा मैसी ना हो जाए और आपको क्लियरली समझ में भी आ जाए। चलो अब देखो, अब मशीन 1 को कितना रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। तो मशीन 1 का क्या दिया हुआ है कि M1 जो हमारा प्रोडक्ट X है, यानी कि हमारा X1 जो है उसको मशीन 2 का और 3 का रिक्वायरमेंट है, मशीन 1 का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो लिखा है प्रोडक्ट X रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ मशीन 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एज पर द क्वेश्चन प्रोडक्ट X को 1 घंटा मशीन 2 का चाहिए, तो हम प्रोडक्ट X को 1 घंटा मशीन, सॉरी यहाँ पे हम गलत कर दिए, मशीन 2 का देना है ना, तो मशीन 1 का नहीं होगा। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रोडक्ट X को मशीन 1 का 0 आवर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड ही नहीं है 1 के बारे में, तो हम ये समझेंगे कि 0 आवर्स, उसका एक भी आवर्स नहीं चाहिए। मशीन 2 का कितना चाहिए, मशीन 2 का उसको 1 आवर चाहिए, और मशीन 3 का उसको कितना चाहिए, मशीन 3 का भी उसको 1 आवर चाहिए। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए, X1 के नीचे हम 0 1 1 कर दिए, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 के बगल में जितना उसका रिक्वायरमेंट था। अब X2 जो है हमारा प्रोडक्ट Y, उसको कितना रिक्वायरमेंट है। तो देखो 2 घंटे का मशीन 1 को चाहिए, 2 घंटे का मशीन 2 का चाहिए घंटा उसको टाइमिंग, और 1 घंटा का मशीन 3 का चाहिए। तो अब ये हमारा टेबल बन गया। अब आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा डाउट होगा इस टेबल में, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ X1 X2 हमारे डिसीजन वेरिएबल्स को लिख दिया, उसके बाद तीनों मशीन्स को सेपरेटली लिख दिया। इस कॉलम में X1 X2 और कैपेसिटी लिख दिया, इस रो में M1 M2 M3 लिख दिया मशीन्स के नाम। अब X1 को M1 का 0 आवर्स चाहिए, X1 को M2 का 1 आवर चाहिए, X1 को M3 का 1 आवर, X2 को M1 का 2 आवर, X2 को M2 का 2 आवर और X2 को M3 का 1 आवर। कैपेसिटी 50 आवर्स 25 आवर्स 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली दे दिया गया है तीनों मशीन्स का। अब इसी के बेसिस पे हम अपना कॉन्स्टेंट फॉर्मुलेट करेंगे। अगर आपने ये टेबल सही से बना लिया तो आपको कांस्टेंट फॉर्मुलेट करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो देखो सबसे पहले फॉर
मशीन 1 पे आते हैं। मशीन 1 के लिए आप क्या करोगे, देखो आप हमेशा डिसीजन वेरिएबल के ऊपर ही काम करोगे। डिसीजन वेरिएबल जो आपका है आप उसी के बेसिस पे काम करोगे, तो ये कंफ्यूज मत होना। तो देखो मशीन 1 के लिए आपको 0 आवर्स ऑफ x1 चाहिए, तो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि 0 आप लिखो नहीं लिखो वो बराबर हो जाता है। तो 0 आवर्स ऑफ x1 चाहिए और 2 आवर्स ऑफ x2 चाहिए, है ना। और हमेशा कैपेसिटी उसका 50 तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो या तो 50 या तो उसके इक्वल। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा कॉन्स्टेंट में कि m1 इज इक्वल्स टू 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब मशीन 2 के लिए आ जाते हैं। मशीन 2 पे क्या होगा, आपको 1x1 चाहिए और 2x2 चाहिए। यहाँ पे बस यहाँ पे मशीन 2 देखो, उसका x1 और x2 देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये हो गया आपका 1x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 25। और अब आ जाते हैं मशीन 3 पे। तो मशीन 3 आपका क्या हो जाएगा, मशीन 3 आपका हो जाएगा 1x1 प्लस 1x2 और कुछ नहीं, इज लेस देन इक्वल्स टू 15। अब लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसे पता चलेगा कि क्या हमको वहां पे लगाना है, ये समझ लो। अब यहाँ दिया है कि उसका कैपेसिटी, मशीन 1 का कैपेसिटी ही 50 है, उससे ज़्यादा वो काम ही नहीं कर सकता है। तो हमको हमेशा 50 या तो 50 रखना है या 50 तक रखना है, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। तो बड़ा यहाँ पे 50 होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, मतलब जो कि हमारा लेफ्ट साइड में डिसीजन वेरिएबल रहेगा वो बड़ा नहीं होना चाहिए जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 50 दे चुका है पहले से ही, है ना। अगर नहीं देता तब हमको यहाँ पे क्या करना होता, हम यहाँ पे अगर नहीं दिया होता कुछ भी कैपेसिटी, तब हम यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर सकते थे। बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है आपका पहले से ही कि 50 आवर ही चलेगा मशीन 1, तो आपको हमेशा मशीन 1 को ध्यान में रखते हुए, उसका कितना टाइम लगता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्मुलेशन कॉन्स्टेंट्स का करना है। अब लास्ट स्टेप 3 लिखो आप, या लास्ट स्टेप 4 लिखो आप, या फिर आप स्टेप 3 में ही उसको डाल दो। जनरली हम उसको स्टेप 3 के अंदर ही में डाल देते हैं, स्पेशली उसको किसी स्टेप में नहीं इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें x1 और x2 हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है उसको लिख देते हैं। और हम आपको बताए थे कि स्टेप 4 में जो होता है वो कभी भी हमारा डिसीजन वेरिएबल 0 से नीचे नहीं होता है, यानी कि या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि या तो 0 या 0 से बड़ा। उसी तरीके से दूसरा डिसीजन वेरिएबल यानी कि x2 जो है वो भी हमारा या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। यही आपका क्वेश्चन है, बस इसी तरीके से आपको फॉर्मुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एलपीपी का जो मॉडल फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आई डोंट थिंक कि अभी आपको ज़्यादा डाउट होगा। अभी इसके ऊपर हम 6 से 7 क्वेश्चंस और करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है और किस तरीके से उसमें आपको फॉर्मुलेट करना है। ओके, यही 3 स्टेप्स हैं बेसिकली, जिसके बेसिस पे आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अपना एलपीपी का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिफरेंट तरीके के वीडियोस आएंगे जिसमें आपको प्रॉफिट, कॉस्ट, सब कुछ से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है इस वीडियो में तो डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज।